नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर कुछ सवाल हैं आपके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए आपको तरीका सबसे पहले बता देते हैं। अगर आपको सवाल अपने पूछने हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई तरीके की और लगातार स्क्रीन पर फ्लैश भी होता रहेगा तरीका। लेकिन गेस्ट को शामिल करने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और आज वीकली एक्सपायरी है और आज के दिन हम देख रहे हैं कि बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लगातार जो गिरावट का दौर था अब वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे थे वो भी पॉजिटिव थे। बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई, जिसके चलते हमने आईटी शेयरों में भी अच्छी तेजी वहाँ यूएस में देख रहे हैं, यूएस में हमने देखी। और उसके चलते आज भारत में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। एक तो कच्चे तेल में भी वीकनेस आई है, तो वो भी एक ट्रिगर का काम कर रहा है। तो ओवरऑल आज के लिए जो संकेत मिल रहे थे वो काफी अच्छे थे भारतीय बाजारों के लिए। इस वजह से हम देख रहे हैं 19,500 का ऊपर भी आज बाजार निकलते हुए दिखाई दिया। अभी भी 60 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी करीब 170 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है। तो आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से भी काफी अच्छा वहां पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा मजबूती है आज रियल्टी में, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी स्टॉक्स आज काफी शानदार तेजी दिखा रहे हैं। चुनिंदा सरकारी बैंकों में और पावर और मेटल शेयरों में आज कमजोरी हम देख रहे हैं। तो यह है इस वक्त के मार्केट का हाल। और अब चलिए एक्सपर्ट को भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। एंजल वन से स्नेहा सेठ और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। स्नेहा, सबसे पहले आपसे राय लेंगे मार्केट पर। इस वक्त आज जो हम रिकवरी देख रहे हैं कितनी टिकाऊ है, और एक्सपायरी के दिन आप किस लेवल को वॉच करेंगी? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। अगर हम मार्केट देखें तो रिसेंटली हमने काफी अच्छा प्रेशर देखा है। हालांकि सेकेंड हाफ में रिकवरी जरूर दिखी थी, पर जिस टाइप की स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए वो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है करके थोड़ा सा टाइम लगेगा। 19,550 19,600 के ऊपर जब जाके निफ्टी चला जाता है तब जाके एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तब तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा सा मार्केट टेंटेटिव रह सकता है और वहां से थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट जो है वो 19,300 350 का रहेगा। तो अभी के लिए ये एक रेंज है। अगर आज स्पेसिफिकली फॉर एक्सपायरी डेट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लोजिंग पॉसिबिलिटी है कि 19,500 के नीचे 19,450 इस रेंज में ही रहे। ज्यादा अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी के लिए। तो अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो अभी के लिए बेटर रहेगा कि थोड़ा सा लाइट ही रहे। जब एक क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी मार्केट में और वोलेटिलिटी हमें थोड़ी देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा कम जाता है, तब उसके बाद एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। अभी इंडिविजुअल काउंटर्स में ट्रेड करना बेटर है। ठीक है, तो ये है बाजार पर नजरिया स्नेहा जी का आता हुआ, और खास रणनीति भी उन्होंने सुझाई आपको। चलिए, इससे पहले अपने दर्शकों के सवाल हम शो में शामिल करें। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि हम देख रहे हैं कि G20 के बाद एक और बड़े इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये है सबसे बड़ा जश्न कह सकते हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का महाकुंभ। और इस लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो क्या कोई खास रणनीति या सेक्टर स्पेसिफिक का, स्टॉक स्पेसिफिक का कोई बेहतर माहौल कहीं आपको बनता नजर आ रहा है? आई एम श्योर आप सभी लगातार क्रिकेट वर्ल्ड कप और उससे जुड़े हुए तमाम स्टॉक्स पर नजर बनाए हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल प्रशांत, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहली बात तो वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे पूरी कंट्री इस इवेंट को बहुत एक्साइटेड होती है। और जब भी हम क्रिकेट की बातें करते हैं तो देखिए, जो होटल एंड टूरिज्म रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं, प्लस जो क्यूएसआर वाली कंपनीज होती है, पिज्जा कंपनी होती है, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट कंपनीज जैसे ज़ोमैटो जैसी कंपनीज को भी आपको देखेंगे कि इस महीने बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ इनको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली अगर क्यूएसआर कंपनीज की बात करें तो देवयानी इंटरनेशनल है, रेस्टोरेंट्स एंड ब्रांड्स है। उसके बाद होटल्स में हमने जैसे आपके शो चैनल पे पहले भी कहा है कि इंडियन होटल्स, फिर उसके बाद रॉयल ऑर्चिड होटल्स,
ऐसे काफ़ी अच्छे विकल्प है जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रैवल मूवमेंट रहेगी। जहाँ पे भी मैचेस खेले जाएँगे वहाँ पे ऑब्वियसली होटल्स को रूम रेंटल्स की बात करें या ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वहाँ पे उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले महीने में आपको इन सेक्टर्स और स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए कि स्पेसिफिकली होटल्स और जो क्यूएसआर वाली कंपनीज है इनके लिए एक बहुत बड़ा बम्प अप परफॉर्मेंस आपको इस पीरियड में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक डेफिनेटली आपने सही कहा कि वर्ल्ड कप का बेनिफिट तो इनको जरूर मिलेगा और ये इनके नंबर्स में मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर्स में आपको रिफ्लेक्ट भी होने को पॉसिबली लग रहा है। जो पूरी बातचीत है, ये जो चर्चा है, बहुत आपके काम आई है। बहुत बेहतर तरीके से अविनाश जी ने तमाम बातें भी रखी और ये भी बताया कि आपको नज़र आखिर इस वर्ल्ड कप के एलिमेंट से रखने का है। चलिए सवालों को शामिल करते हैं और गुजरात से हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोहिल नाम है इनका। गोहिल जी, गुड मॉर्निंग। पूछें अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे पास बीएससी के 100 शेयर है 427 के भाव के, तो उसमें मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ, उसके बारे में बताइए। ठीक है, बीएसई के 100 स्टॉक हैं, 427 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और क्या शानदार लेवल पे एंट्री इन्होंने ली है। बीएसई पे पहले भी बहुत बुलिश नज़रिया हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का रहा है और आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, तो अविनाश जी से ही इस पे राय लेते हैं। अविनाश जी, बीएसई 427 की खरीद है, फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टॉक का 1200 के ऊपर। नहीं, आई थिंक प्रशांत, इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा बना है। अनफॉर्चुनेटली इनके पास सिर्फ 100 शेयर है, तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा क्योंकि देखिए अगले साल होपफुली एनएसई का आईपीओ होगा, तो एनएसई का आईपीओ होने के बाद वो बीएसई पे लिस्ट होगा। अंदाजा है कि एनएसई की लिस्टिंग बहुत समय से मार्केट अवेट कर रही है, तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। और इनका जो म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि शायद इसका वैल्यू अनलॉकिंग या कोई मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं, तो बहुत अच्छा इनका स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी रहेगी और प्लस जिस प्रकार का अभी डेरिवेटिव्स में इन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है, इसका भी फायदा एक्सचेंज को मिलेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड, कम से कम 12 से 15 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से और भी अच्छा अपसाइड यहाँ पे इनको मिल सकता है क्योंकि एक्सचेंजेस तो सिर्फ 2 है, एक एनएससी, एक बीएसई। तो ज्यादातर ये ओलिगोपोली मार्केट है और जो भी का इंक्रीमेंटल वॉल्यूम का बेनिफिट बीएसई को मिलेगा, उसका बेनिफिट इनके नंबर्स में झलकेगा। तो डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड। तो होल्ड करने की राय अभी भी बीएसई में। कर्नाटक से अगले दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, राजेश जी। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर। मैडम नमस्ते। मैडम मैं पहले जी नमस्ते राजेश जी, सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते। मैं पहले आपको थैंक्स बताना चाहता हूँ क्योंकि वो मैं डिक्सन का शेयर लिया था, आपने 7 मंथ के पीछे मैं आपको कॉल किया था, तो आपने मेरे को होल्ड करने की सलाह दी थी। अच्छा। तो मैं बहुत ही लॉस में था, मैं 5100 पे शेयर लिया था, तो 1400 शेयर लिया था टोटल। तो आपने मेरे को होल्ड करने की सलाह दी थी, तो मैं लॉस से बच गया। और दूसरे चैनल को कॉल किया था तो उन्होंने मेरे को बेचने की राह दी थी। तो ईटी 9 पे मैं कॉल किया तो मेरे को लॉस 19 लाख का मेरे को लॉस से मैं बच गया। मैं इसलिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपके चैनल को। और अभी तो मैं एक दीपक नेटेड एक शेयर लिया हूँ, टोटल 1000 शेयर लिया हूँ 2300 पे, और रिलायंस लिया हूँ। थोड़ा इसके मैं होल्ड करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करूँ, या रख दूँ या सेल करूँ? रिलायंस और दीपक नाइट्राइट, ठीक है। वैसे हमारे पास आपका एचयूएल पर सवाल आया था, लेकिन अगर आपको दीपक नाइट्राइट और रिलायंस पर राय चाहिए तो उस पर ही हम दे देते हैं। और राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर, हमारी टीम पर भरोसा दिखाने के लिए। और कोशिश हमारी यही रहती है कि दर्शकों को सटीक राय दें। हमारी एक्सपर्ट्स की भी यही कोशिश होती है, जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि हम आपको ठीक सटीक राय दें। सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि पैसा बचाने की भी आपको राय यहाँ पर दी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने फॉर दीज काइंड वर्ड्स। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अविनाश जी आपसे राय लेंगे। दीपक नाइट्राइट और रिलायंस, ये दोनों स्टॉक ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। दीपक नाइट्राइट इन्होंने 2300 पे लिया हुआ था, अभी तो फिलहाल 2100 पे आ चुका है, तो इनकी खरीदारी से थोड़ा नीचे है।
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या दोनों स्टॉक्स ठीक है? देखिए, पहली बात अगर हम रिलायंस की बात करें पूजा, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और कहीं न कहीं अगर इनका नज़रिया साल डेढ़ साल का है, तो रिलायंस में डेफ़िनेटली काफ़ी बड़े ट्रिगर पॉइंट्स है। अगले साल तक मुझे लग रहा है कि जियो फाइनेंशियल के नंबर्स आएँगे, कमेंट्री आएगी, स्टॉक अभी प्रॉपर्ली इंडिविजुअली लिस्ट हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है रिलायंस के लिए। रिटेल बिज़नेस भी आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग के लिए तैयार हो रहा है, प्लस ओवरऑल जो इनका जो ऑयल एंड गैस का बिज़नेस है, वो भी काफ़ी ठीक-ठाक है। तो मेरे ख्याल से इनका नज़रिया अगर साल डेढ़ साल तो रिज़ल्ट रिलायंस में डेफ़िनेटली होल्ड करे। थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म ज़रूर अभी कर रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा स्टॉक आपने कौन-सा बोला था? जी, रिलायंस और दीपक नाइट्राइट। देखिए, दीपक नाइट्राइट की बात करें पूजा, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा दबाव आ सकता है, क्योंकि अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि सितंबर तक केमिकल के प्राइसेज़ इतने बड़े नहीं हैं और हमारा मानना है कि Q2 में स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़, हालाँकि दीपक नाइट्राइट भी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो यहाँ पे न नंबर्स थोड़े से वीक आ सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा-सा दबाव शॉर्ट टर्म में रहे, लेकिन अगर नज़रिया थोड़ा-सा लंबा है, तो यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं, बट ये डेफिनिटली माइंडसेट तैयार करें कि क्वार्टर 2 कोई इतना बड़ा खास आएगा नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में थोड़ी-सी शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। ये है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दीपक नाइट्राइट पर अहम सलाह मिलती हुई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, क्योंकि आपने हमारी भरोसेमंद सलाह पर अमल किया, जिससे आपको फायदा होता नजर आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रवि प्रकाश हैं हमारे साथ यूपी से। रवि, उत्तर प्रदेश में कहां से आप बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए और फिर पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। जी सर, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से बात करता हूँ, यूपी। जी जी, पूछिए जी, अपना मेरे सवाल। पास आरसी के अपना 390 शेयर हैं, 78 के बाद खरीद के। अरे वाह, बहुत अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है इसमें भी, और अच्छा खासा। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। ये जानना चाहता हूँ सर, मैं अपना इसको होल्ड करना चाहता हूँ, ये 2 साल के 3 साल के लिए, तो क्या होल्ड कर दूँ इसको या सेल कर दूँ इसको मैं? बिल्कुल, आरईसी के मैनेजमेंट से भी हमने पिछले दिनों बातचीत की थी, बहुत सारी चीजें उनसे भी क्लियर हुई, लेकिन एक एक्सपर्ट व्यू हम जरा इस पर ले लेते हैं। लंबा नजरिया है, इसलिए अविनाश जी जरा बताइए आरईसी लिमिटेड में क्या करना चाहिए। देखिए, इन्होंने पहले तो बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर नज़रिया 12-15 महीने का है, तो कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और पावर फाइनेंसिंग सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम देख रहे हैं। और आरईसी एक पावर फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इनका डिविडेंड यील्ड भी अगर हम देखें, तो नॉर्मली डिविडेंड बहुत अच्छे होते हैं, 3-4% का डिविडेंड यील्ड होता है। तो नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि देखिए 78 का लिया हुआ करीबन 280, 290 हो चुका है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूल कर लीजिए, अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी आपके शेयर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएँगे। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-15 महीने की अवधि के लिए होल्ड करें। ठीक है, तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय दें आरईसी को। आपके लेवल्स जल्द ही इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो फिलहाल होल्ड करने की राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगी आज आप? गुड मॉर्निंग। आज की मेरी जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगी वो इंडिगो में रहेगी। इंडिगो के डेली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसका ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है और स्टॉक जो है अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो होती है 20 और 50 की, उसके ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। और इस मार्केट के अंदर इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ से करंट लेवल से आपको इसके अंदर 2440 का जो कॉल ऑप्शन है वो 70 से 71 रुपए चल रहा है, उसको आपको बाय करना है। इसका जो टारगेट ऊपर की तरफ में रहता है तो 110 का बनता है और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, आप 50 का लेके चलना है। 1:2 का इसका रिस्क रिवॉर्ड बनता है। उस हिसाब से आपका जो यहाँ पे अधिकतम मुनाफा है वो 12,000 का होता है और अधिकतम आपका जो यहाँ पे लॉस हो सकता है वो 6,000 तक का हो सकता है। बिल्कुल, तो इंडिगो पर राय 2440 की कॉल खरीदने की सलाह आपको दी जा रही है। अधिकतम मुनाफा और नुकसान इस स्टॉक में आपको बता दिया
स्टॉक 3% ऊपर है, लेकिन ध्यान रखिए ये एफएनओ में ट्रेड करने की रणनीति आपको दी जा रही है और ऑप्शंस में संभल के ट्रेड करने की राय हम बार बार अपने दर्शकों को बताते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, आप जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। कोल इंडिया के 400 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 253 रुपए के भाव पे इसमें एंट्री ली है और फिलहाल इनके भाव से स्टॉक ऊपर, मुनाफा इन्हें होता हुआ। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। स्नेहा जी बताएं, कोल इंडिया में क्या करना चाहिए, आपका खास नजरिया क्या बन रहा है? स्नेहा जी आप तक आवाज आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से स्नेहा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अविनाश जी, कोल इंडिया 253 के स्तर पे खरीदारी की है, भाव से काफी ऊपर इनके, फिलहाल क्या राय होगी आगे? नहीं प्रशांत, कोल इंडिया में पोजीशन होल्ड करे। देखिए बहुत समय के बाद कोल इंडिया में प्रोडक्शन टारगेट, वॉल्यूम टारगेट काफी अच्छी तरह से कोल इंडिया ने बढ़ा है और ये डेफिनेटली अच्छी बात है क्योंकि कोल के प्राइसेस भी बढ़े हैं प्लस वॉल्यूम का, प्रोडक्शन का भी नंबर हर क्वार्टर में अच्छा आ रहा है। तो हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। प्लस जिस प्रकार से पावर जनरेशन की डिमांड है, कोल का जो ट्रैक्शन है, कोल का प्रोडक्शन ट्रैक्शन है, वो अच्छी तरह से इस साल रहने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम से कम 303, 310 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। की राय है कोल इंडिया पर। ट्विटर पर सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से शिरीष ने, और बीपीसीएल है इनके पास 123 शेयर्स 413 पर लिया हुआ है। 413 काफी पहले की और खरीद यहाँ पर लग रही है, थोड़े ऊपरी लेवल पर इन्होंने लिया था 413 के भाव पर, और तब से स्टॉक में शायद ये निकल नहीं पाए। गिरावट भी देखी होगी, उतार चढ़ाव भी दिखा होगा इस स्टॉक में, लेकिन ये निकल नहीं पाए, इनको मौका नहीं मिला और अभी 345 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। स्नेहा, बीपीसीएल 413 पर लिया था, क्या लग रहा है आपको ये लेवल्स कब तक आ सकते हैं? अगर आप काउंटर देखें तो थोड़ा सा प्रेशर में ही है और थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से। मेरा मानना है कि एक सपोर्ट जरूर है अराउंड 339, 340 जोन के आसपास, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे एक जैसे कि अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल से करंटली ज्यादा अच्छा है, तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस आप 339 का लगा के इसे होल्ड करें। जब भी ये काउंटर अपसाइड में आपको 357, 355 ये निकालते हुए दिखता है, तब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा। फिर से ये काउंटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 368 तक के लेवल्स दिख सकता है और वो लेवल्स क्रॉस होने के बाद उसमें और अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है ऑन दी हायर साइड कि ये 357 फर्स्ट लेवल रहेगा ऑन दी हायर साइड टू वॉच। उसके बाद पॉसिबिलिटी है करके कि ये 10 रुपए ऊपर यहाँ से दैट इज 367 के आसपास एक हर्डल है। तो ये 2 हर्डल है, इसके अगर सरपास कर देता है ये काउंटर तो आगे चल के इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे हो जाएंगे। तो ये नजरिया बीपीसीएल पे आपको विस्तार से मिलता हुआ स्नेहा जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। कल्पना है मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कल्पना जी गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास नाल्को के 100 शेयर मैंने 2021 में लिए 96 के भाव, 95 अराउंड पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी मुझे सजेशन चाहिए। ठीक है, आपका कोई एक और स्टॉक भी है शायद, सुला वाइनयार्ड्स? हाँ, सुला विनयार्ड है। हाँ? वो मैंने 50 शेयर 500 के भाव से लिए है। वो शॉर्ट टर्म के लिए थे, पर अभी कुछ हो नहीं रहा है उसमें। ठीक है, ठीक है। 500 के भाव पे लिया है ना आपने? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलिए इस पे एक नजरिया लेते हैं। स्नेहा जी आप ही बताइए, पहले जरा नाल्को पे राय दीजिए। 95 रुपए, लगभग 96 रुपए की खरीद है इनकी, क्या करना चाहिए? अगर आप काउंटर देखें तो मुझे लग रहा है कि डिसेंट है, उनके बाइंग लेवल से थोड़ा के आसपास ही ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है करके कि इसे होल्ड करें। 91 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड में जब भी ये 102, 103 लेवल सरपास करता है तो इसमें एक अपसाइड की मूव आ जाएगी। तो विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 91 के लिए इसे होल्ड करना है। पूरा स्टॉक इनका सुला विनयार्ड्स है, 500 की खरीदी है इनकी, उस पे क्या नजरिया होगा? अगर आप यहाँ पे काउंटर देखें तो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। ऑन दी हायर साइड 490 एक जोन है जो एक हर्डल एक्ट कर रहा है और ऑन दी लोअर साइड 460 एक सपोर्ट है। तो ओवरऑल ये एक 30 पॉइंट्स का रेंज है। मेरा मानना है करके कि थोड़ा और समय देना होगा इसमें, बट जब भी ये अपसाइड में 490 एक क्रॉस करता है ऑन दी हायर साइड तो यहाँ पे एक मोमेंटम आने के चांसेस है।
क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कि आपको मैंने बताया 460 के एक सपोर्ट है, तो विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 460 आप इसे होल्ड करना है। 490 का लेवल्स क्रॉस होते हुए इसमें मोमेंटम फिर से आ जाएगा, विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स एटलीस्ट आप 410 415 तक के भी लेवल्स देख पाएंगे, तो आई वुड रिकमेंड द होल्ड करें। होल्ड करने की राय फिलहाल आपको दी जा रही है कल्पना जी सुला विनयार्ड्स में। अगला सवाल ले लेते हैं मध्य प्रदेश से तरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। तरुण जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा आइडिया फोर्स पर सवाल है। मेरे पास 80 शेयर और खरीद भाव है 1,000 रुपए। तो अभी मैडम इसमें क्या करना है, या शेयर और ऐड करने हैं या फिर वेट करना है? थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था। आइडिया फोर्ज में जब लिस्टिंग हुई थी तो लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई थी, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई थी आइडिया फोर्ज की, लेकिन तब से हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। अविनाश जी कैसी लग रही है आपको आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी? स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के बाद स्टॉक लगातार टूट रहा है, अभी 857 पर आ चुका है। क्या लग रहा है आपको आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है आइडिया फोर्ज पर? देखिए, आपने सही कहा कि इसकी लिस्टिंग बहुत दमदार हो गई थी, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं हो गया प्राइस। बट मैं निवेशक को यही कहूंगा कि नजरिया यहाँ पे आप अगर 1.5-2 साल का रखते हैं तो ही ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनका जो प्रोडक्ट है वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट ने अभी ड्रोन पॉलिसी अनाउंस की है, जिस प्रकार से ग्रोथ पोटेंशियल ड्रोन का आने वाले 2-3 साल में आने वाला है, डेफिनेटली इनको अच्छे ऑर्डर्स मिलने की अपेक्षा रहेगी। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा-सा पेशेंस और कन्विक्शन रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में जब अच्छा क्वार्टरली नंबर आता है, कमेंट्री अच्छी आती है, मेरे ख्याल से सितंबर के क्वार्टर के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी का नंबर मिलेगा, उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा-सा एक अपसाइड ट्रिगर बन सकता है। तो तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करें, बट नज़रिया कम से कम 15-18 महीने का रखना यहाँ पे ज़रूरी है, अगर अच्छी खासी पैसा बनाना है। आपको आइडिया फोर्ज पर खास सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन है आईआरबी इंफ्रा पर 510 शेयर्स हैं इनके पास, 31 रुपए 88 पैसे पर लिया था। हाल फिलहाल की खरीद है। स्टॉक 31 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, 30 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है आईआरबी इंफ्रा का। स्नेहा, इन लेवल्स पर क्या सलाह देंगी आईआरबी इंफ्रा में, और तेजी के लिए रुके रहें? बहुत ही मामूली नुकसान पे हैं, और अगर आप इनको कुछ स्टॉप लॉस भी सुझाना चाहें तो बताइए। अगर आप एक काउंटर देखें तो मुझे लग रहा है करके कि जिस तरह से इसमें ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है, बट अभी तक एकदम क्लैरिटी नहीं है। बट आई वुड से करके कि एक स्टिक स्टॉप लॉस आप लगा के इसे मेंटेन करें। 29 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। 29.5 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, और अपसाइड में जो हर्डल है दैट इज अराउंड 33। तो ये एक रेंज है अभी के लिए, जो थोड़ा सा मैं इसमें ही आई थिंक ये बिताएगा। तो मेरा मानना है करके कि इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट एक 29 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जब भी 33 क्रॉस होता है ऑन दी हायर साइड, पोटेंशियल है करके इसमें काफी अच्छी तेजी है, और जो काफी समय का मल्टी या ब्रेकआउट भी आ जाएगा, तो दैट विल बी अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो मेरे ख्याल से अभी होल्ड करना चाहिए, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 29 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा। और बिल्कुल, और हमने जब शो की शुरुआत की तभी निफ्टी पे खास नज़रिया जो है वो स्नेहा का आया था, और इस वक्त देखिए निफ्टी 19,500 के ऊपर 125 अंकों की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। बाजार को अगर देखें हम, निफ्टी में फ़िलहाल जो है वो 125 अंकों की तेज़ी है। वहीं निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 1491 स्टॉक्स ऐसे हैं जो फिलहाल हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो वहीं महज 614 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस वक्त दबाव में नजर आ रहे हैं। अब यहां पर टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, टाइटन हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, एसबीआई हो, टेक महिंद्रा, ये सभी इस तेजी को लीड करते नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो पावर ग्रिड से, डिवीज लैब से, एनटीपीसी में भी थोड़ी कमजोरी आज नजर आई है। तो ये यहां पर प्रेशर साफ तौर पर नजर आ रहा है बहुत, लेकिन ये दबाव जो है वो कम है, इसलिए बाजार में इस वक्त हरियाली साफ तौर पर नजर आ रही है। स्नेहा जी, कोई और नजरिया बनता हुआ बाजार पे? अभी हम देख रहे हैं 125 अंकों से ज्यादा की तेजी।
से अगर तेजी दिख रही तो है, बट इम्पोर्टेंट रहेगा कि 19,600 के आसपास आके ये निफ्टी में कैसा मूव आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह की राइटिंग हुई थी अपसाइड के कॉल्स में, मेरा मानना है कि 19,600 के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अभी के लिए ये लेवल्स आप ऊपर में वॉच करें। अगर वहां पे थोड़ी सी अगर आपको दिखता है करके किसी ने अगर लॉन्ग किया हुआ है और अगर 19,600 के आसपास आता है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। तो शानदार तेजी, निचले से 124 अंक ऊपर आ चुका है निफ्टी। बैंक निफ्टी में 350 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो चलिए, यह है इस वक्त का मार्केट का हाल। और हमारे पास सवाल भी काफी सारे आ रहे हैं और एक और सवाल आया है व्हाट्सएप पर सुकांत सिंह जी का। अदानी विल्मर है इनके पास, 100 शेयर 435 पर इन्होंने अदानी विल्मर के लिए हुए हैं। मौजूदा भाव देखें अदानी विल्मर का तो इस वक्त करीब 348 के पास कारोबार कर रहा है, तो इन्हें हल्का नुकसान हो रहा है। थोड़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने एंट्री भी कर ली थी हाल फिलहाल में, जब स्टॉक रिकवर होना शुरू हुआ था वहां पर शायद इन्होंने एंट्री करने की कोशिश की। उसके बाद से स्टॉक नीचे ही कारोबार कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में है लगातार। लेकिन अदानी विल्मर पर अविनाश जी क्या आउटलुक बन रहा है आपका? मुझे लग रहा है कि देखिए काफी ऊपरी लेवल पे इन्होंने स्टॉक खरीदा है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म है। तो देखिए ये एक एफएमसीजी जैसी कंपनी है, इनका B2C बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और प्लस पाम ऑयल के प्राइसेस जो मेन रॉ मटेरियल है वो काफी घटे हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए सितंबर क्वार्टर के नंबर्स जून क्वार्टर से तो काफी आएंगे और अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो इसमें निवेशित रहिए। अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए, लेकिन टाइम फ्रेम 12 से 15 महीने का रखिए। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहे। ठीक है, तो ये है अडानी विल्मर पर आपको अहम राय अविनाश जी की। बढ़ते हैं आगे। कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। क्रेडिट पॉलिसी को लेकर क्या है अनुमान? हमारे सहयोगी हर्ष इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हर्ष बताएं, नजरें क्रेडिट पॉलिसी पर, क्या अनुमान जताया जा रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं? राइट तो एक्सपेक्टेशन यही है कि एमपीसी रेट्स नहीं बढ़ाएगा। जहां 6.5% पे रेपो खड़ा है वहीं पे रहेगा। और ओवरऑल जब देखा जाए तो उनका जो स्टांस है, जो कि एक विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, स्लाइटली हॉकिश स्टांस है, वो भी रहेगा। यही उम्मीद है, यही एक्सपेक्टेशन है और कंसेंसस एक्सपेक्टेशन यही है। जब इंडिकेटर्स को देखें, जब संकेतों को देखें तो पहले तो इन्फ्लेशन का संकेत देखते हैं। आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन था कि Q2 में इन्फ्लेशन 6.2% के आसपास आएगा। अब जुलाई और अगस्त में तो 7% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है, तो सितंबर का नंबर अब जो कि नेक्स्ट वीक आएगा उस पर नज़र रहेगी। और आरबीआई का जो एस्टिमेट है वो कैसे रिवाइज होगा उस पर भी एक नज़र रहेगी। फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, फूड इन्फ्लेशन किस तरफ जा रहा है उस पर भी एक नज़र और एक संकेत आरबीआई से मिलेगा और वो एक इम्पॉर्टेंट संकेत होगा। जब आगे जाके देखें तो ट्रेंड कैसा होगा इन्फ्लेशन का, महंगाई का, आगे जाके वो भी इकोनॉमिस्ट के रेडार पे होगा। उनको देखना है कि कहाँ जाएगा ये पर्टिकुलर नंबर। ओवरऑल जब देखें तो जीडीपी ग्रोथ आरबीआई ने अनचेंज रखा था अगस्त के मीटिंग में। जीडीपी ग्रोथ के इंडिकेटर सितंबर में काफ़ी स्ट्रांग आए हैं। ओवरऑल पावर डिमांड से लेके ऑटो सेक्टर डिमांड से लेके सारे जो इंडिकेटर्स है, पीएमआई जो परचेजर मैनेजर इंडेक्स है सर्विसेज का और मैन्युफैक्चरिंग का, वो सारे इंडिकेटर्स काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं अभी के लिए। तो ग्रोथ पे अब तक तो कोई कंसर्न लग नहीं रहा है, पर ऑफ कोर्स आरबीआई का क्या कमेंट्री आता है वो देखना ज़रूरी होगा। जीडीपी के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, अगस्त में भी अनचेंज्ड रहे हैं। ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक हॉकिश पॉज एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। रूरल डिमांड ट्रेंड्स कैसे प्ले हो रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होगा। अगस्त में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा था रूरल ट्रेंड्स में। इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी किस तरह जाएगा, यूएस का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था तो उस पर आरबीआई का क्या व्यू है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पीस होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपी पे जो
थोड़ा प्रेशर रहा है रिसेंट टाइम्स में, वो आरबीआई कैसे देखता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस होगी ऑफ कोर्स एमपीसी मीटिंग में, और कल शक्तिकांता दास जो कि आरबीआई गवर्नर है वो उन पे थोड़ा बहुत हमें व्यू देंगे कि उनका व्यू क्या है ये सारी चीज़ों पे। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए हर्ष। तो नजरें एमपीसी की बैठक पर और इसके आउटकम पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल को शामिल करते हैं। ऋषभ है मुंबई से, ट्विटर के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल वी गार्ड इंडस्ट्रीज पे है। 500 शेयर लिए हैं, 326 रुपए के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक को परचेज किया है। फिलहाल नुकसान में, क्योंकि ऊपरी लेवल पर काफी लिया है वी गार्ड इंडस्ट्रीज को। चलिए इस पे एक राय लेते हैं। अविनाश जी, वी गार्ड इंडस्ट्रीज पे कोई नजरिया बनता हो? देखिए, वी गार्ड इंडस्ट्रीज कंज्यूमर ड्यूरेबल में करती है और ज्यादातर सदर्न मार्केट्स में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। देखिए, कंपनी की फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखे तो काफी अच्छी है। इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि सेकंड हाफ में नॉर्मली कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को फेस्टिव सीजन के टाइम पे काफी अच्छा फिलिप मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन हम समझते हैं कि इस बार होपफुली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो मार्केट है फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी तरह से बिकना चाहिए और उसका फायदा वी गार्ड को जरूर मिलेगा। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और काफी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड चलाती है। तो मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस पर थोड़ा सा अच्छा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। तो 6 to 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम से होल्ड करें। ठीक है, तो अभी फिलहाल होल्ड करने की राय वी गार्ड में। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें आया है ट्विटर पर ही। फाल्गुन जी का ये सवाल हमें आया है और इनका सवाल रिलायंस कम्युनिकेशन पर है। 300 शेयर्स 1 रुपए के भाव पे लिया हुआ है। तो ये इस तरह के स्टॉक में लोग एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि छोटा काफ़ी सस्ता स्टॉक होता है, छोटे प्राइस का होता है, इस वजह से यहाँ पर एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर चलिए इस पर सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ट्विटर पर हमें आया है, इनको राय दिलवा देते हैं। स्नेहा, रिलायंस कम्युनिकेशन 1 रुपये 85 पे लिया था, 175 पर कारोबार कर रहा है इस वक्त। क्या करें, आज थोड़ी तेजी है। ट्रेडिंग के लिहाज से बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका रिलायंस कम्युनिकेशन पर? ऐसे काउंटर्स में तो पहली बार ट्रेड नहीं करें तो ही बेटर है। अभी किसी के अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो आई वुड से करके कि आप एग्जिट कर ले तो बेटर आएगा। इसमें ज्यादा होपफुल रह के कोई मतलब नहीं है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 150 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो 1-2 के पास है। तो यही 50 पॉइंट की रेंज है इसके लिए, 50 पैसे की रेंज है इसमें। तो जब भी अगर 2 के ऊपर आपको जाते हुए थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, बट ओवरऑल इस काउंटर से दूर रहेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो इस तरह के स्टॉक में लेके कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। आपको यही सलाह है कि इस तरह की कंपनियों में एंट्री ना करें, और हमारे जो एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं शो में, वो भी यहाँ पर कुछ नज़रिया नहीं बना पाते इस तरह के शेयरों में, और निवेश करने की भी राय नहीं देते। तो अगर कोशिश करिए कि दूर रहिए, और बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं फंडामेंटली, उन पर आप नजर रख सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन से चाहे तो निकल जाइए, कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव राय आपको नहीं दी जा रही है। एक छोटे से ब्रेक लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए हम तक सवाल पहुंचा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, जी हाँ, 26 शेयर लिए हैं, 780 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में खरीदारी की है। इनके भाव से फिलहाल प्रेशर में, हालांकि सीमेंट स्टॉक को लेकर हमने पहले भी नजरिया दिया है, लेकिन इस पे एक राय ले लेते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट, अविनाश जी क्या करना चाहिए? 780 रुपए की खरीदारी है। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्वेस्टर ने स्टॉक तो काफी अच्छा चुना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी पे इन्होंने एंट्री की है। मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, सीमेंट की कीमतें बढ़ रही है और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंक्रीज्ड प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, इसका फायदा ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट को मिलेगा। मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का रखिए। सेकंड हाफ ऑफ FY24 हमारे हिसाब से और भी अच्छा होना चाहिए। सितंबर के नंबर्स भी काफी अच्छे होंगे क्योंकि प्राइसेस काफी बड़ी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 8 से 12 महीना रखिए।
हमको लग रहा है सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो अगले साल अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और इसमें अच्छा खासा पैसा जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी बन सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। थोड़ा टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना होगा। स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा है और इसमें निवेशित रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आशीष हैं मुंबई से, ट्विटर के जरिए इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इनके पास रैलीज इंडिया के 350 शेयर हैं, 260 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया। इन्होंने भी थोड़ा ऊपरी लेवल पे खरीदारी की है और नुकसान यहां पर होता हुआ। स्नेहा जी क्या करें रैलीज इंडिया में? से अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट्स देखें तो मुझे लग रहा है करके कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आके फिर से एक पॉसिबिलिटी है करके कि वापस से एक करेक्शन है जिस तरह का फॉल है। तो मेरा मानना है कि ये जो पुल बैक मूव आ रहा है वहां पे अगर आपको 220 ये लेवल देखने को मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा एग्जिट करने के लिए देखें। बिकॉज मेरा मानना है करके कि जिस तरह की करेक्शन दिखी है और रिसेंटली जो वॉल्यूम्स भी दिखे हैं तो मुझे लग रहा है करके कि ये लेवल्स के आसपास आने के बाद फिर से एक सेलिंग का राउंड आ सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 220 ये लेवल एक ध्यान रखें और वो उसके आसपास आप अपने प्रॉफिट्स या जो भी आप अपने ये काउंटर को निकाल दें। और अगर डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 205 206 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे जाता है काउंटर तो यहाँ से और ज्यादा करेक्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है। हायर लेवल पे 220 के आसपास अगर आप एग्जिट करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए स्नेहा जी, अगर जैसा आप कह भी रही हैं कि 220 का स्तर ये छूता है तो वहां से निकल जाएं, या नीचे आता है तो भी वो काउंटर ध्यान रखें। यहां से निकलें तो फिर एक सवाल आम निवेशक के मन में होता है कि फिर कहाँ निवेशित हो जाए इन लेवल्स पे अगर उसको कहीं निवेश करना है। अगर इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर हम बात करें तो मुझे अभी के लिए अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। वहां पे हमने काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखी है तो वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या आप एसबीआई देख लें तो एसबीआई में रिसेंटली जब जो मूव आई है तो उसमें भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को एसबीआई में फ्रेश लॉन्ग लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप्स आता है तो वहां पे अक्यूमुलेट करें। और पॉसिबिलिटी है करके कि ये सेगमेंट वापस से अच्छा रिकवर करेगा और एसबीआई यहाँ से परफॉर्म कर सकता है तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको निकलना है, लेकिन किन लेवल्स पे निकलना है वो तो आपको बता ही दिया स्नेहा जी ने। इसके साथ ही यहां से निकल के कहाँ निवेश करना है, पीएसयू बैंक्स पर रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब आपको सुझाव स्नेहा जी ने दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुशांत है हमारे अगले दर्शक और उनका सवाल शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने कोलकाता से अपना सवाल भेजा है। इन्फीबीम एवेन्यू के इनके पास 1000 शेयर हैं और इन्होंने लगभग 18 रुपए की इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए अविनाश जी इन्फीबीम में? प्रशांत, देखिए ये कंपनी एक फिनटेक कंपनी है और लगातार हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बड़ा ग्रोथ हमको दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी ली है। मैं इनको यही कहूंगा कि अगर एक आध क्वार्टर ये कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो कोई दूसरे विकल्प में ये पैसा शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय तक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका है। हालांकि शेयर काफी सस्ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो फिनटेक स्पेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर सितंबर क्वार्टर भी ठीक ठाक आता नहीं है तो इसमें कोई बड़ी री-रेटिंग आएगी ऐसा लगता नहीं है। मेरे ख्याल से अगर चाहे तो कोई दूसरा सरकारी बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो छोटे बैंक है, वहां पे ये निवेश कर सकते हैं, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जहां पे मुझे लग रहा है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत तगड़ी है, अच्छी खासी पैसे की कमाई होगी। बट डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड इन्फीबीम में आएगी। तो यहाँ पे अभी तो होल्ड करे, बट डेफिनेटली ये स्विच ओवर ऑप्शन जो मैंने दिए हैं इसमें ये कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई। एक और सवाल है इनका अविनाश जी, ऊर्जा ग्लोबल पे 2000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और लगभग 10 रुपए की खरीद है ऊर्जा ग्लोबल पे। क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लग रहा है अगेन प्रशांत, इन्होंने ऐसा शेयर खरीदा है जहाँ पे कंपनी छोटी है, ट्रैक रिकॉर्ड कोई बढ़िया नहीं है। अगर ये ग्रीन एनर्जी का सेक्टर का चॉइस करते हैं तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है जहाँ पे प्रमोटर की क्वालिटी, ट्रैक रिकॉर्ड, ऑर्डर बुक बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये ऐसी कंपनी, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो ऐसे शेयर से थोड़ा सा निवेशकों को बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ऐसे बजिंग वर्ड्स है जो बाजार में सभी को पसंद आते हैं। मेरे ख्याल से टाटा पावर एक अच्छा विकल्प है। अगर ये चाहे तो अगले साल 1.5 साल का नजरिया से इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ऊर्जा एनर्जी में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी।
ठीक है, टाटा पावर में निवेशित होइए, ऊर्जा में अपनी ऊर्जा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर्ष पटेल हैं, इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल उन्होंने हम तक पहुंचाया है। ट्राइडेंट के 100 शेयर इनके पास 37 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। चलिए स्नेहा जी, ट्राइडेंट में क्या राय बन रही है? 37 रुपए की खरीदी और इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक फिलहाल तो। से अगर आप एक काउंटर देखें तो रिसेंटली जो अपमूव आया है, अगर आप देखें तो 32 के लेवल से जो ये अपमूव आई थी 42 तक गया था ये काउंटर, उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखा है, बट मेरा मानना है कि थोड़ा सा होल्ड करें। एक सपोर्ट जरूर है अराउंड 33.5 के आसपास, विच इज द 89। मुझे लग रहा है करके कि ये काउंटर में यही लेवल से एक रिकवरी आई थी और यही लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट जोन अभी आगे चल के एक्ट कर सकता है। तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 33 इसे होल्ड करें। अपसाइड में फिर से ये काउंटर जब भी 39-40 ये लेवल्स क्रॉस करता है तो फिर से मोमेंटम आ जाएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 44-45 तक के लेवल्स फिर से दिखा दे काउंटर। आई वुड रिकमेंड होल्ड करें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 33। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह। मंगलदास हैं महाराष्ट्र से और इनका सवाल पूना वाला फिनकॉप पे है। 400 शेयर इन्होंने लिए हैं और 425 की इनकी खरीद है स्टॉक पे। चलिए इस पे भी एक राय लेते हैं क्योंकि इन्होंने ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी की। अविनाश जी, पूना वाला फिनकॉप क्या करना चाहिए? नहीं देखिए प्रशांत, पूनावाला फाइनेंस का अभी हाल ही में बिजनेस अपडेट आया है। बहुत ही दमदार नंबर्स डिसबर्समेंट्स और क्रेडिट ग्रोथ का इन्होंने दिखाया है। मेरे ख्याल से सितंबर का क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा और सबसे बड़ी बात ये एक बात की पुष्टि है कि ग्राउंड लेवल पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। अभी इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन नजरिया अगर ये 12-15 महीने का रखते हैं तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एनबीएफसी स्पेस में ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। पूनावाला जैसे प्रोमोटर्स है जिनके पास काफी फंडिंग सपोर्ट है। तो लग तो रहा है कि अगर नजरिया 12-15 महीने का होता है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होगी। थोड़ा सा इंतजार करें, अगर हो सके तो एवरेज कर सकते हैं ताकि इनकी एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाए, लेकिन 12 से 15 महीने में अच्छे खासे रिटर्न मिलने की अपेक्षा है। ठीक है, तो पूनावाला फिनकॉप पे आपको बेहतर राय अविनाश जी की ओर से मिलती हुई। और इसी के साथ सवालों को हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि समय की पाबंदी है। और अपने दोनों खास एक्सपर्ट अविनाश जी और स्नेहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए, खास विश्लेषण के लिए और दर्शकों के सवालों पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश, आगे मुनाफे की मंडी लेकर आ रहे हैं विश्व।